ओके, सो हाँ, लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में हमने ये देखा कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। तो ये सारा मतलब है जो एम्प्लॉय, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड और इन्वेस्टर, तो हमने सबका देखा कैसे कैसे कौन कैसे कैसे पैसा कमाता है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। पहली बात तो इन्वेस्टिंग ही क्यों करना चाहिए, है ना, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ये खोल के दिखाएंगे। ठीक है, कुछ है आपका, आपने जो नौकरी से या कोई भी पेशा है, तो अगर तो उसे हम एस्टिमेट लगाने की कोशिश करेंगे कि हद से हद मैक्सिमम आप कितना कमा पाओगे इस जीवन में, एक किसी जॉब से मैक्सिमम कितना कमा पाओगे उसको हम एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। प्लस और हम ये भी देखना चाहेंगे कि आपका जो गोल्स होता है ना, फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, तो वो उसको अचीव मतलब उसको पूरा कर पाओगे कि नहीं, है ना। जो आपका हर इंसान तो कुछ ना कुछ सोचता है ना यार, रिटायरमेंट का थोड़ा से पैसे हों, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्चे निकल जाएं, उनके शादी ब्याह का खर्चा निकल जाए और अपना एक सपनों का घर हो। तो ये सब फाइनेंशियल गोल कहलाता है। ठीक है, तो इस सब चीज़ को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जो आप कमाते हैं ना, जो सैलरी या इनकम, जो नौकरी से जो सैलरी मिलती है या कोई बिजनेस है, उससे आप कितना कमा पाओगे, पहले तो हम वो एस्टिमेट करेंगे, और वो कहाँ पे लैंड कर रहे हो ना, कहाँ पे पहुँच रहे हो, हम इसको कंपेयर करेंगे दोनों, एक्चुअली पहुँच रहे हो कि नहीं करके। ठीक है, ओके। तो हम ये एक्सेल शीट खोल कर हम दिखाएंगे उसके अभी पहले हम ये बुलेट पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको देखेंगे। ठीक है, देखो, तो सबके यार वित्तीय जो लक्ष्य होते हैं ना, फाइनेंशियल गोल्स सबके होते हैं। जैसे रिटायरमेंट कॉर्पस, क्योंकि यार ज़िंदगी भर आप काम नहीं करोगे ना, 60 साल बाद रिटायर हो जाओगे, है ना। रिटायर होने के बाद तुरंत मर तो नहीं जाता ना कोई इंसान, तो जिंदा रहता है, ऐसे 100 साल जिंदा रहा, तो 40 साल का खर्चा कौन उठाएगा, कौन उठाएगा। आप आज के बच्चों पे आप डिपेंड कर सकते हो नहीं ना, तो कौन उठाएगा उसका खर्चा। आप रिटायर हो गए तो काम तो नहीं करोगे ना, अब ज़िंदगी भर 100 साल तक काम करोगे, क्या जीवन है वो, ऐसा क्या जीवन है। तो ऐसा करो कि 60 साल तक आपके जो 20 साल से अपना स्टार्ट किया, तो इस साल में कमा के इन्वेस्ट करके अच्छा से इतना सा बना लो कि आप सारा जो है ये भी पूरा कर लो, ये भी पूरा कर लो, ये भी पूरा कर लो, ये भी, है ना, सारा कुछ। तो इसीलिए रिटायरमेंट कॉर्पस इसलिए चाहिए कि यार रिटायरमेंट के बाद कोई तो खर्चा उठाएगा ना आपका। आज के बच्चे पता नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे, क्या भरोसा भाई। चलो संस्कार अच्छा मिल गया तो हो गया, चलो ठीक है, लेकिन वो बात की बात है, छोड़ो, वो तो दूसरी बात है। लेकिन उस अपना खर्चा खुद ही उठाओ तो क्या बुराई है, तो ये कह रहा था। ठीक है, ओके। तो उसके बाद जो बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई लिखाई की को पड़ेगी। ठीक है, चलो स्कूल की पढ़ाई लिखाई तो चलो आपका इसे साथ साथ में पैरेलल ही जाएगा, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाएंगे, मतलब सॉरी कॉलेज जाएंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे या फॉरेन में एजुकेशन चाहेंगे, तब आप क्या करोगे। तो ये चाहिए ना। तो फिर उसका शादी ब्याह तो इसके बाद ही आता ना कुछ, तो शादी ब्याह का जो खर्चे हैं तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो ये और ड्रीम होम, है ना। ठीक है, तो इन सब के लिए पैसे चाहिए, कितने क्या चाहिए वो हम इसमें एक्सेल शीट में खोल के देखेंगे। तो ये सब चाहिए, तो ये चीज़ होना चाहिए, है ना। ठीक है, ओके। तो जो कन्वेंशनल है ना इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि एफडी हुआ, एनएससी और पोस्ट ऑफिस स्कीम, बॉन्ड्स वगैरह, वो उतने अच्छे नहीं हैं। आपने देखा हुआ है कि वो 5.5% से बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन 10% का बढ़ रहा है। तो आप तो ये बढ़ा तो रहा नहीं पैसे, उल्टा आप 4.5% गरीब होते जा रहे हो। ठीक है, तो 4.5% के दर से आप गरीब होते जा रहे हो, तो वो बिल्कुल भी काम नहीं कर, पैसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहा, वो बढ़ाना तो दूर, वो आपको प्रोटेक्ट भी नहीं करना कोई पैसा उतना। तो वो इससे तो आप ये सब नहीं कर पाओगे, जो ना ये सब है ना, एफ डी, एन एस सी, बॉन्ड वगैरह और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं, उससे तो नहीं होने की, है ना। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए आप। अब देख रेट देख लीजिए ना आप, प्रैक्टिकली थोड़ा बात कीजिए, आप सोच के देखिए, नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो ये बात है। तो आज की डेट पे आप अपने बच्चों पे डिपेंड कर सकते हैं बुढ़ापे में कि आपका ध्यान रखेंगे, वो तो अपना लाइफ में मस्त हो जाएंगे ना, यंग लोग हैं क्या, तो कुछ कह नहीं सकते ना। तो बेटर है कि अपना समाधान खुद ही करके रखो ना भाई, इसीलिए खुद अरेंजमेंट करके रखो रिटायरमेंट कॉर्पस।
और गवर्नमेंट, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो हेल्थ इश्यूज, बहुत बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं ना बूढ़े लोग, तो ये तो सृष्टि का नियम है, तो उसमें क्या कर सकते कोई। लेकिन गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी ऐसा भी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में क्या हाल रहता है आप फिर सोच लीजिए। चलो अभी आयुष भारत कुछ हो गया है, वो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन किसी के पास थोड़ा सा रहता है तो यार कंफर्टेबली थोड़ा सा ठीक ठाक क्लिनिक में जाना पसंद करता है, नर्सिंग होम वगैरह में, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो भी अरेंज करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो आपको समय के साथ अपना परचेसिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा ना। जैसे कोई जैसे आईफोन है, शुरू में उसका दाम हुआ करता था 70,000, आज की डेट पे मिल रहा है 1.5 लाख में। तो आप यहाँ पे अफोर्ड कर रहे हैं, तो आज जैसे 5-10 साल पहले इतना दाम था, 5 साल पहले से सपोज, और आज की डेट पे 1.5 लाख, तो तब अफोर्ड कर पा रहे थे। आज की डेट में क्या हिसाब किताब है, अब इजली अफोर्ड कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, वरना इसके लिए आपको अपना परचेसिंग पावर है ना, इस यहाँ पे भी खरीद सकते हैं, इतना हो गया चलो इसको भी खरीद सकते हैं। तो ये होती है परचेसिंग पावर, है। उतने इतना हिम्मत होना चाहिए, इतना पावर होना चाहिए कि आपके पैसे में कि इतना ये इसको भी खरीद लेगा। यहाँ पे भी 2 लाख है तो भी खरीद लेगा ना, ऐसा 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 नहीं कि लोन लेके, मतलब इजीली कंफर्टेबली, मतलब उतने ही पैसे में। तो क्या होता है, तो ये मतलब होना चाहिए, मतलब पैसे की ग्रोथ उतनी होनी चाहिए, है ना, चाहे इन्वेस्टमेंट की चाहे इनकम की तो एक दिन रुकेगी ना, लेकिन तो बेटर ये है कि इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ पावर है ना वो बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल दे देता हूँ एक यार, जैसे कि कोई एक सामान है, ठीक है, तो आप 100 रुपये का कोई सामान है, ठीक है, ठीक है, एक सामान है 100 रुपये की है, वो आज नेक्स्ट ईयर 10% के हिसाब से वो ग्रो कर जाएगी, तो उसकी दाम हो जाएगी 110 रुपये, ठीक है। आज आज आपके पास 100 रुपये नकदी है, आप उसको ले सकते हो, लेकिन आपने एफडी में लगाया, ठीक है, 1 साल बाद लूँगा करके, ठीक है, तो आपका जो है पैसा हो गया 105 रुपया, है ना, क्योंकि एफडी में तो 5.5 के हिसाब से बढ़ती है, तो आपको पैसा हुआ है 105 रुपये। तो जो जो ये वाला जो सामान है उसको आप नहीं ले सकते, 5 रुपये आपको अपने जेब से अलग से डालना पड़ेगा। देखो इसकी परचेसिंग पावर, एक महंगाई तो बढ़ गई ना, 110 रुपये हो गया उसका दाम, आपके पास 105 ही हुआ, तो ये अनअफोर्डेबल हो गया आपके लिए। आपकी परचेसिंग पावर घट गई ना 5 रुपये, 5.5 रुपये, 5 रुपये एक्स्ट्रा आपको डालना पड़ेगा अपनी जेब से अलग से, आप समझ रहे हो। तो ये होती है परचेसिंग पावर, ये डिक्रीज हो गई। वैरास अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाते तो 100 रुपये है आपके नकदी, बोला आपने 1 साल बाद लूँगा, तो आपने स्टॉक में लगाया 16% तो देता ही है ना, तो क्या हो गया आपके पास आ गया पैसे 1 साल बाद 116 रुपये, आप ये आसानी से अफोर्ड कर पाओगे। देख रहे हो, यही सब होता है, यही सब है मोटा मोटी एक्सप्लेन कर। 6 रुपये बच भी जाएगा आपको, है ना, ऐसे, ठीक। तो ये होती है, ठीक है, तो ये होती है परचेसिंग पावर। तो ये यहाँ पे मेंटेन्ड है। सेकंड इस वाले, ये जो केस 2 है ना, ये केस 1 है। केस वन में तो आपको अपने जेब से, इसमें परचेसिंग पावर नीचे गई है, इसमें परचेसिंग पावर नीचे गई है, बल्कि इसमें, और सेकंड केस में इसमें ऊपर गई है, ठीक है ना, जो ये बात हो जाती है, ठीक है, ठीक है भाई, क्योंकि हर चीज़ समय के साथ महंगी हो जाती है ना भाई, तो इसलिए आपको परचेसिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा आपका, तो ये तो बनी बात है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी आनी चाहिए, जैसे पैसा आता रहता है थोड़ा सा सिक्योर फील करता है ना इंसान यार, सुरक्षित महसूस करता है, नहीं फिर कौन कहाँ पैसे के मामले में कोई अपने रिश्तेदारी भाग जाते हैं, तो आपको अपना इंतज़ाम खुद ही करना पड़ेगा ना। तो अपना जो जो भी आपने लक्ष्य तय कर रखा है, फाइनेंशियल जो वित्तीय लक्ष्य है ना, जैसे रिटायरमेंट कॉर्पोरेट बनाना हो, बच्चों की पढ़ाई, कोई थोड़ी आएगा, वो खुद ही करना पड़ेगा, हाँ, तो इसीलिए ये है, ठीक है। तो आपको खुद ही आपको जो उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं एक इनकम में, है ना, और एक इनकम में एक भी कमाने वाला तो और दिक्कत हो जाती है। देखो मेरे को बचपन में, मेरे को याद है, मेरे पापा जी काम करते थे तो अकेले मैनेज कर लेते थे, करीबन 5,000 की सैलरी, 3-5 हज़ार की सैलरी होती थी, वो अकेले मैनेज कर लेते थे। फिर लेकिन तब तो उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, ये ला दो वो ला दो, तो ठीक है, तो निकल गया वो। हम तीनों बच्चों का, 3 भाई बहन थे हम लोग, तो
उनकी अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो गई ठीक ठाक। आज की डेट पे यार शहर में हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, फिर भी पैसे की तंगी महसूस करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पैसे तो वो ये बात हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा कम कम ही फील होता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, क्योंकि वही है कि महंगाई है वो तेज भाग रही है और आपकी इनकम उतनी सही से नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाती है। ठीक है, तो अब तो इसीलिए हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि देखो आप ये देखो इन्वेस्ट क्यों करना है कि जैसे कि आप इन्वेस्ट करके आप जो जो जॉब है उससे आप थोड़ा पैसा कमा रहे हो और सेविंग्स भी कर रहे हो, जो भी बचत कर रहे हो। पैरेलली आपने कुछ पैसा लगा भी दिया ना, है ना, तो आप काम कर रहे हो, जॉब में कर रहे हो काम, और यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो वो भी तो बढ़ रहा है पैरेलली। आप देखा ना हमने आपका जो हमारा जो स्टॉक्स कैसे बढ़े हैं। तो आप जॉब में करते रहो, वो स्टॉक अपना बढ़ता रहेगा ना पैरेलली। तो ये पैरेलली दोनों काम हो रहा है ना, इधर आपका वेल्थ तैयार हो रहा है ना बैकग्राउंड में पीछे पीछे, है ना भाई। ठीक है, आप जो कमा रहे हो तो धीरे धीरे वो इसकी इनकम भी बढ़ते जा रही है और सेविंग्स भी बढ़ते जा रही है ना, प्लस थोड़ा सा लगा दिया आपने इधर स्टॉक्स में तो भी पैरेलली ग्रो करते रहे। और ऐसे 8-10 स्टॉक लगा दीजिए तो वो साथ में बढ़ेंगे ना एक साथ। तो ये बात होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये करना पड़ता है। तो ये भी इनकम ही हो ना आगे चल के, यही तो आपका ही पैसा है ना, आपने बोया है वो बड़ा हो रहा है ना पैसे, ऐसा। तो ये तो एक सोर्स से तो बहुत तकलीफ हो जाती है ना, इसीलिए मल्टीपल सोर्स लगा दीजिए, है ना। जैसे कि एक बाल्टी है तो एक में एक ही नल है। ठीक है, एक मिनट यार, एक बाल्टी एक नल है तो 1 घंटा लगाती है। ठीक है, तो एक ही बाल्टी है और उसमें बहुत सारा नल खोल दीजिए एक साथ तो फटाक से भर जाएगा ना, जल्दी, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। वही ये कर रहे हैं इन्वेस्टिंग, ये इन्वेस्टिंग है ना। पैरेलली आपका पीछे से पैसा बन रहा है ना भाई, आपको जॉब चल ही रहा है ना, वो तो करोगे ही करोगे। चुपचाप इधर लगा दीजिए सीख के, है ना, फिर साथ में बढ़ा। तो यही है इसका फिलॉसफी। ठीक है, ये 10 मिनट में काम हो जाएगा यही काम, है ना। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल सोर्स है ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो यही बोल रहा था। तो डोंट जस्ट सेव, इन्वेस्ट। आपको तो डिफरेंस समझा दे लास्ट क्लास में। तो इफेक्टिव चैनल्स में जो इफेक्टिव चैनल्स है वो देख लीजिए और उसमें लगाना है। ठीक है, तो हमने देखा कि एफडी वगैरह जो है एनएससी से बॉन्ड्स और पोस्ट ऑफ स्कीम्स वो इफेक्टिव उतने होते नहीं हैं, तो जो इफेक्टिव है वो हम उसको पकड़ेंगे। तो हमने स्टॉक मार्केट में अपना महारत हासिल किया हुआ है, एक्सपर्टाइज अपना उसमें, तो हम उसी पे चलेंगे। ठीक है, तो उसी में लगाएंगे। और वैसे वारन बफेट बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट आर दी बेस्ट एसेट क्लास करके, है ना, इन द लॉन्ग टर्म में हमेशा स्टॉक मार्केट बेटर किया हुआ है। वो कहीं स्लाइड में और देखेंगे, कहीं पे है रिकॉर्ड किया हुआ है, मतलब आएगा मतलब। ठीक है, अभी देखो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एक रिटायरमेंट कॉर्पस होता है किसी का, किड्स एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी ब्याह, घर का, और कभी मन किया तो वर्ल्ड टूर और कार भी तो होती ना, ड्रीम कार वगैरह, बाकी सब यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट है ही है, तो करना ही करना है। बाकी अगर एक्स्ट्रा हो गया तो फिर ये कर लो भाई। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जॉब से मैक्सिमम कितना कमा पाएंगे उसको एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये है ना रिटायरमेंट कॉर्पस, बच्चों के पैसे, बच्चों के पढ़ाई के पैसे, उनकी शादी ब्याह का, ड्रीम होम, उसको साथ में रख के देखेंगे कि कहाँ पे हो आप, कहाँ पे स्टैंड कर रहा हो ना, वो सब देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो ये है एक्सेल शीट हम शेयर करेंगे यहाँ पे, ड्राइव में रहेगा। ठीक है, तो देखो ये इसको ध्यान से देखिए वाला। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो दिख रहा है, ये जो है ये सम ऑफ सीरीज याद है आपको, ये हम 11वीं में पढ़े थे ना, जो ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसा करके, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, जिसका अगर इसको सबको जोड़ा जाए तो उसका जोड़ क्या होता है, सम क्या होता है, ए 1 - r, ये वाला फार्मूला होता है, राइट। ठीक है, तो इसमें हम क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जीवन में कितना कमा पाएंगे ना जॉब के थ्रू, वो हम एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तभी देखिए ध्यान से देखिए, ए मतलब आपका जो करंट सिटी से, मतलब जो स्टार्टिंग सैलरी है ना उसको पकड़ लीजिए, हाँ, कितना का पैकेज है आपका, तो वो ए हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी। आर है जो से 10% के हिसाब से आपको मिल रहा है। ठीक है, 10% के हिसाब से आपको हाइक मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे
ठीक है, ये एस्टिमेट एज्यूम करके चला है, ठीक है, ठीक है। तो एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा एक सेकंड इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि स्क्रिबल कर सकूं मैं। ओके, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये 10% के हिसाब से, ठीक है। 10% से वो इसलिए कि देखो, क्योंकि देखो जैसे कि कोई भी कंपनी में रहता है ना अपन, तो साल दर साल 7-8% मिलती है अपन को, ठीक है, हाइक। तो जंप करते हैं तो कभी 30% हो गया, 40% मिल गया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अब मैनेजर लेवल पहुंचते हैं ना तो 1% या 2% ही मिलता है, ठीक है। तो इसको सब नॉर्मल ऐसे ऐसे फ्लैट किया जाए तो अगर हम 10% एज्यूम मान रहे हैं ईयर ऑन ईयर पूरा थ्रू आउट, तो वो हो जाता है, मोटा मोटी सब एक बराबर हो जाता है, ठीक है। शुरू स्टेज इनिशियल हर अगर एक कंपनी में रुके रहे तो मिडिल लेवल तक तो 7-8% मिलता रहता है, ठीक है। फिर जब कभी बीच में जंप में मारे तो 30-40% मिल गया, फिर मैनेजर लेवल पे जाएंगे तो 1-2% हो जाती है हाइक आपकी, है ना, सालाना। तो ये अगर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि 10% थ्रू आउट मिल रहा है आपको, तो वो मोटा मोटी वो हो जाता है ना, रफ एस्टिमेट निकल आती है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे थ्रू आउट हम क्या कर रहे हैं, जो आर है, ठीक है, ठीक है, उसको हम 10% मान 10% मान रहे हैं कि साल, और एन है जो नंबर ऑफ इतने साल तक आप काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया कि एक ए है जो स्टार्टिंग सैलरी आपका ए है यहाँ पे, और आर हाई प्रतिशत, हाई कितने की मिल रही है, 10% के हिसाब से मिल रही है, और एन नंबर ऑफ साल आप काम कर रहे हैं, तो कितना एस्टिमेट होगा, कितना आप कमा लेंगे मैक्सिमम, है ना, ग्रॉस में, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं इसको, है ना। देखो यहाँ पे जैसे कि आपने, जैसे आपकी स्टार्टिंग सैलरी से 10 लाख है, ये एक्सेल शीट बहुत फ्लेक्सिबल है, आप इसको 5 लाख भी कर सकते हो, आपका जो नया नया है ना, नया नया जॉब है तो उसको 5 भी कर लीजिए, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। ओके, तो फिर हम, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट ले रहे हैं, तो ये फ्लेक्सिबल है बहुत, तो अपने हिसाब से हर कोई अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकता है। किसी की 3 साल स्टार्टिंग सैलरी है, किसी की 5 है, किसी की 10 है, ठीक है, जो भी स्टेज है उनका, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 लाख की स्टार्टिंग सैलरी है, तो हम यहाँ क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितना कमाएगा और कितना बचा लेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो हम ग्रॉस में कितना बचाएगा ना, कितना कमाएगा एक्चुअली, हाँ, वो एस्टिमेट करते हैं पहले। 10 लाख का पैकेज है, 10% हाइक मिल रहा है, 20 साल तक काम किया तो हर साल उसको 10% मिला, ये मान के चल रहा है, ठीक है। तो कितना बना उसका, करीबन 5.7 करोड़, ठीक है। हम जैसे कि यहाँ पे बैंगलोर में तो आईटी में से 5 साल आपको ऑनसेट मिल गया, ठीक है। तो 50 लाख 5 साल के हिसाब से मतलब एक महीने में हर महीने 1 लाख बचा लेता है, ऐसा एस्टिमेट करके चलते हैं। तो 5 साल में रफली 50 लाख बचाया वो, तो वो एस्टिमेट करें तो कितना हो गया, ये 6.2 करोड़ बचाया, ठीक है। अभी इसका ग्रॉस काटे नहीं है, ठीक है, खर्चा एक भी नहीं निकाला, एक पैसा भी निकाला, तो ये है ब्रैकेट में, तो ये आप 6 करोड़ के ऊपर आप सोच ही नहीं सकते, वही आपका लिमिट है इस जीवन में। अगर जॉब में हो तो 6 करोड़ के वही ग्रॉस है ना, उस ग्रॉस से फिर बियॉन्ड आप सोच ही नहीं सकते, 6 करोड़ के ब्रैकेट में रहेंगे, तो ये कहने का, ठीक है। अब उसी को अब थोड़ा सा 25 साल काम किया तो 10 करोड़ के ब्रैकेट में, उससे बियॉन्ड आप जा नहीं सकते ग्रॉस में, हाँ अभी, ठीक है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। सेम फार्मूला अब हम क्या करते हैं, सेविंग्स में लगाते हैं। क्या करते हैं हम, जैसे 10 लाख की तो पैकेज है आपकी, तो 3 लाख का उसमें बचा लेते हैं 30%, तो अच्छी खासी सेविंग है, राइट, 30% सेविंग हो गई, 30% आप सेव कर पाते हैं, तो मतलब 3 लाख बचा लेते हो, ठीक है। बाकी सब खर्चे में निकल जाते हैं, जैसे रेंट वेंट और इतना दुनिया भरती का खर्चा है, राशन पानी, तो 3 लाख बचा लेते हो, 10 लाख का पैकेज आपका, 3 लाख उसमें बच जाता है आपका, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, हम यहाँ क्या एस्टिमेट कर रहे हैं कि, तो जो अब क्या होगा, ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 लाख यहाँ पे, ठीक है। और जो तो अभी क्या होगा कि जो जैसे कि आप
3 तो बचा ही रहे हो ना, तो जितना भी हाइक मिलेगा उसको भी आप बचा रहे हो, यहाँ पे हम वो एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 लाख तो बच ही रहा है, तो नेक्स्ट टाइम उसको जो जो भी हाइक होगी ना वो भी आप बचा रहे हो, ये एस्टिमेट कर रहा हो। तो हाइक में भी आपको मिलेगी ना ग्रोथ। हाँ तो यहाँ पे आप जो है, हाँ तो ये जो बचत वाली है, ये 3 लाख बचा है, उसमें जो भी हाइक मिला उसको ही बचा रहे हो, है ना। ये मान के चलो यहाँ पे, यहाँ उसको उसमें अकाउंट में लेके चलना, ठीक है। तो 20 साल तक आप काम किया तो कितना बचाएंगे आप, 1 करोड़ 71 लाख, 1 करोड़ 72 लाख करीब करीब। हाँ तो जो ऑन साइट है वो हम रखे हुए हैं, ऑन साइट तो आप मिलेगा ही मिलेगा ऐसा मान के चलना, ठीक है। तो आपको कितना बचत कर पा रहे हैं, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ 2 20 है ना, 2 करोड़ 20 लाख, इतना बचत कर पाएंगे। तो एक एस्टिमेट से इतना, ठीक है, ठीक है। अगर आप 25 साल वही करते हैं तो सेम चीज 25 साल कर रहे हैं तो 3.5 करोड़, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि जीवन में आप जो जॉब्स है कितना बचाएंगे आप, 2.2 से 3.4 करोड़ के बीच ही रहेगा आपका, ठीक है। डिपेंड करता है आप कितना, क्योंकि 25 साल के बाद यार यहाँ पे आईटी में देखा नहीं होगा इतना बुढ़े लोग, बहुत कम लोग हैं, कुछ ना कुछ अपना निकल जाते हैं यहाँ से, बहुत कम लोग हैं। यंग लोग बहुत दिखेंगे, बुढ़े लोग नहीं दिखते, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा लाइफ नहीं है, फिर बाकी कुछ और इंतजाम करना पड़ा आपका, ठीक है। तो फैक्ट बात कर लेते हैं थोड़ा हम। तो 2.20 है और 3.5 करोड़ के बीच में ही रहेगा आपका ये सेविंग्स, ठीक है। ओके, तो ये तो होगा वही कमाई की बात, ठीक है, सेविंग्स की बात, है ना। अपने ये सेविंग्स का है ना, ये सेविंग्स का बताया आपको, सेविंग 30%। अभी देखते हैं कि अब खर्चे कितने आ रहे हैं। देखो खर्चे हैं, ये फाइनेंशियल जो वित्तीय लक्ष्य है ना, उसमें देखो क्या क्या है। रिटायरमेंट कॉर्पस 1 करोड़ लगेगा ही लगेगा, जैसे कि कोई भी शहर है ना, बेंगलोर या कोई छोटा शहर, तो टायर 2 में भी 1 करोड़ तो लगेगा ना, जितने 60 साल के बाद रिटायर होगा ना आप, तो उसके बाद पैसे तो लगेंगे, है ना। तो खर्चा तो निकालने उस 60 में रिटायर हुआ है, 100 साल तक जीवन जीना है, तो 40 साल का खर्चा कहाँ से निकलेगा, इतनी महंगी शहर है ना। तो ये तो मिनिमम है इतना, है ना। तो इसका क्या नाम है इसका, हाँ अगर छोटी जगह गांव में बसना चाहते हैं फिर ये थोड़ा कम कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो आप कैसे एस्टिमेट लगाना है, तो आपका जो रेगुलर जो खर्चे हैं ना उसको जोड़ जाड़ के एक बजट पे बैठिए, ठीक है, एक निकालिए कितना खर्चा हो रहा है आपका, ठीक है। तो वही लाइफस्टाइल रिटायरमेंट के बाद भी चलेगी ना, ऐसा नहीं कि एकदम चिंदी पहनने लग जाएंगे, है ना, एक टाइम का खाना छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। आप चाहेंगे कि थोड़ा ठीक ठाक मेंटेन रहे रिटायरमेंट के बाद भी, तो आप एस्टिमेट लगा लीजिए महीने में अभी कितना खर्चा रहा है, और साल दर साल उसको 10% के हिसाब से बढ़ाते जाइए ना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फॉर्मूला में डाल दीजिए, तो आपको वहाँ एस्टिमेट कर पाएंगे उसको कि कितना लगेगा, है ना। तो वो ये एस्टिमेट किया गया कि 1 करोड़ लगता ही लगता है। छोटे गाँव में बसना है तो फिर कम रहेगा, बट ऐसा, ठीक है। 2 बच्चों का पढ़ाई है, तो जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग को बेस माना है, ठीक है। तो अभी आज की डेट पे 2.20 लगता है ना, 2,20,000 टोटल कॉस्ट इंजीनियरिंग का। तो 20 साल बाद 10% का इन्फ्लेशन के हिसाब से वो कितना लग रहा है, 15 लाख, ठीक है, एक बच्चे का। तो 2 बच्चे हैं तो फिर 30 लाख, है ना, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ये कंपाउंडिंग का 10% के हिसाब से देखो फॉर्मूला लगा हुआ है। तो ये आज की डेट पे 2 लाख है, तो 20 साल के बाद क्या होगा, आपके बच्चे 20 साल के मतलब 19 साल में तो इंजीनियरिंग में जाएगा ना भाई, इंजीनियरिंग करने जाएगा, तो कॉस्ट कितना पड़ेगी, 15 लाख। 2 बच्चे हैं तो फिर अब भेदभाव तो नहीं करोगे ना, तो ये करीबन करीबन 30 लाख वहाँ, है ना। और दोनों के बच्चों का शादी है, तो एक बच्चे का शादी आज 5 लाख लग रही है आज की डेट पे, सपोज 5 लाख एकदम डिसेंट सी छोटी सी, 5 लाख तो फिर भी खर्च हो जाएगा ना, मंडप करना ये वो, आप खुद ही जानते हो ना कितना खर्च करते हैं हम लोग शादियों में। तो एक बच्चे का 5 लाख आज की डेट पे अगर लग रहा है, तो 20 साल में ये 33 लाख लगेगा, कॉस्टली हो जाएगी ना सारा कुछ, महंगाई। तो 33 लाख एक बच्चे का, तो 2 बच्चों का 66 लाख, है ना। और फिर एक घर है, तो जैसे आज की घर नॉमिनल घर 50 लाख में कोई फ्लैट मिल गई दूर दराज थोड़ा सा आउटर में, लेकिन आप 20 साल के लिए ईएमआई लेंगे तो डायरेक्ट डबल चुकाना पड़ता है ना, तो 1 करोड़ पकड़ लीजिए। सारा कुछ जब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है आपका, करीबन करीबन 3 करोड़, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो आप फेल होगा ना, अगर ऐसा रहा तो यहाँ फेल होगा ना आप, देखो इसके हिसाब से फेल होगा ना आप, ठीक है।
ओके, यहाँ पे फेल हो गए आप, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या नाम है यार इसका, तो एक मिनट ना, तो ठीक है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से फिर तो आप, इसके हिसाब से तो आप फेल होगा ना, ठीक है। और यहाँ पे भी आप टाइट हो जाओगे, है ना, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइट हो जाओगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अभी हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, 12 साल का जो यहाँ पे हमने क्या इंजीनियरिंग का जो है ना कॉस्ट, उसको बस अकाउंट में लिया, ठीक है, कि बस इतना ही लगेगा करके इंजीनियरिंग का कॉस्ट लिया, ठीक है। लेकिन जो 12 साल का जो फीस है ना रनिंग, हर महीने जो 12 साल दो बच्चों का हर साल फीस लगती है ना, तो वो करीबन मेरा बच्चों का तो करीबन दो बच्चे ना, तो 10,000 लगता है पर मंथ ना, 5-5 हज़ार एक एक का, है ना। तो यहाँ पे वो हिट करेगी, यहाँ पे सेविंग्स पे, यहाँ पे हिट करेगी, ठीक है, यहाँ पे डेंट करेगी, क्योंकि यही सेविंग्स हो रही है ना, तो इसमें और कम होता जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, हमने इसका अकाउंट में नहीं लिया है, हमने खाली इंजीनियरिंग कॉस्ट बस अकाउंट में लिया है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, हम ये अज्यूम करके चल रहे, ये अज्यूम अकाउंट में नहीं लिया था, ठीक है। तो ये अजम्पशन था, ठीक है। तो ओल्ड एज में जो है यार देखो, इंसान बहुत अक्सर बीमार पड़ता है ना, तो ये तो आपको है, तो इसका खर्चा पानी दवा पानी का तो इंतज़ाम करना पड़ेगा ना, या तो फिर मेडिकल जो क्या नाम है उसका यार, मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिक्लेम वगैरह वो ले लीजिए, तो उसका भी तो ईएमआई भरना, उसका भी तो प्रीमियम भरना पड़ेगा ना, तो वो भी यहाँ पे यहाँ डेंट मारेगा वो, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, तो ये चीज़ हमने अकाउंट में नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा मोड़ा है तो ये देख लीजिए, है ना, ठीक है। तो जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंस यार कुछ भी आ जाती है अचानक से, है ना, कोई परिवार में कोई फ्रेंड में कुछ अचानक से यार 1 लाख दे दो, 50,000 दे दो, कुछ और अचानक से खर्चा आ गया, तो या किसी को शादी ब्याह में कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है जो भी है, तो उसको कह नहीं सकते, सडनली अचानक से कुछ आ गया खर्चे, है ना। तो हम जो मतलब कभी भी आ जाता है ना, लाइफ है भाई, तो आ जाता है, तो कह नहीं सकते, है ना, ठीक है। तो हम, ठीक है, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन ग्रो कर रही है 10 के हिसाब से, और आपका जो पैसा ग्रो कर रहा है 7-8%, तो कैंसिल हो जाता है ना ग्रोथ जितना है, तो ये कैंसिल ही समझ लीजिए ना, जितना बढ़ रहा है आपका, आपने सपोज इतना आप बोलेंगे अब मैं तो यार जमा कर दूंगा ना एफडी वगैरह में, तो जितना बढ़ रहा है उतना इन्फ्लेशन काट भी तो दे रहा है ना, है ना, उतना ही, उससे ज़्यादा तो काट दे रहा है वो, तो ये और कम चले जाएगी, है ना, ठीक है। और जो रिटायरमेंट कॉर्पस है 1 करोड़, ये आज के आप बच्चों पर डिपेंड नहीं कर सकते, आपको खुद का इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए वो करना पड़ेगा आपको, तो ये इंतज़ाम है ना, ये खुद ही अपना देखना पड़ेगा, उन पर डिपेंड रहोगे तो फिर कब तक का फिर बोझ वोझ ना समझने लगा, तो फिर उससे अच्छा बेहतर है कि यार खुद ही अपना इंतज़ाम कर लो, ठीक है। तो ये वो जो हमने जो पॉजिटिव केस लिया हमेशा कि आपको ऑन साइड मिलेगा ही मिलेगा, जो 50 लाख का जो सेविंग्स हो रहे हैं ना आप ये वाला, ठीक है। तो हम हमेशा मान के चल रहे हैं कि यार आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता बॉस, ठीक है। तो वो भी देख लो, अगर नहीं मिला तो फिर और कम हो जाएगा ना 50 लाख, ठीक है। तो ये हम अज्यूम के चल रहे हैं, पॉजिटिव केस लेके चल रहे हैं, और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि 20 साल तक लगातार आपकी जॉब चलती रहेगी, और है ना, तो ये जो है ना कोई ब्रेक ही नहीं आएगा करके, हम ये मान के चल रहे हैं बीच में कोई ब्रेक ही नहीं आएगा। बीच में सपोज आपको अपना कंपनी चलाने का शौक हुआ, या कोई जॉब ब्रेक्स हुआ, कुछ भी कारण से आपको पढ़ाई करनी पड़ी या पढ़ने का मन हुआ, तो जॉब ब्रेक्स है ना, वो हम एज्यूम नहीं करके चल रहे हैं, आपको हम ये मान के चल रहे हैं कि लगातार आप काम करते जा रहे हैं 20 साल तक, है ना, तो ये भी है, ठीक है। और आप घर लेंगे 50 लाख का, तो यार 20 साल के ईएमआई पे लेंगे तो दूना देना पड़ता है ना, वो तो फार्मूला है, तो डबल चुकाना पड़ता है, तो 1 करोड़, है ना, 50 लाख का ही फ्लैट ले, तो अभी तो कॉस्टली हो गई, और 50 लाख में कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पे, आउटर में भी बड़ा बड़ा 70 या करोड़ चला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, वॉट एवर। तो हम ये 50 का ही मान रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 साल का ईएमआई पे लेंगे तो 1 करोड़ तो आपको चुकाना पड़ेगा, तो ये आपको कमा के चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाल हो जाती है, ठीक है।
यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर, और बाकी देखो और भी जो डिसायर्स है ना, जैसे कार लेना है, बच्चों के बाहर की पढ़ाई, देखो हमने बच्चों को क्या किया, इंजीनियरिंग कॉस्ट किया हमने, पोस्ट ग्रेजुएशन और बाहर के एजुकेशन वो तो एस्टिमेट किया ही नहीं ना, वो तो और महंगी होती हैं, तो फिर कैसे करोगे, ठीक है ना। और फिर वर्ल्ड टूर का कभी, तो वो सब भूल ही जाओ फिर तो ना, है ना। बढ़ते में हेल्थ इश्यू आते रहते हैं, उसका खर्चा कैसे करोगे। कोई भी एक खर्चा बिंज परचेज, जैसे कि आईफोन ले लिया एकदम जोश जोश में आईफोन, या कोई महंगी चीज़ें ले ली, या पर्सनल लोन ले ली, तो सब यहाँ पे डेंट मारेगा भाई, ठीक है। एक लाख का फ़ोन ले लिया तो यहाँ 1 लाख घटा दिया तुरंत 1 साल के लिए, तो पूरा कम हो जाएगा सारा कुछ, समझ रहे हो ना। तो ये बात हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, ये पॉइंट्स, तो ये सब ने हमने एज्यूम नहीं किया था, इसमें आगे जो खर्चा है ना इसमें एस्टिमेट नहीं किया था, तो ये सब भी ध्यान रखिए, ठीक है। तब वैसा करेंगे तो आप बहुत टाइट में हैं, बहुत टाइट हो जाएगा भाई आपका, जॉब से भी है ना, कितना भी कमा रहे हो, 10 लाख का पैकेज है, तो आप देख रहे हो क्या टाइट हो रहा है आपको, तो आप बहुत टाइट में हो, टाइट स्पॉट पे हो भाई, तो ये है, ठीक है, ओके। ऑलराइट, सो हमने देखा कि यार, तो इसीलिए इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो आपका पैसा पैरेलली कहीं से तो बढ़ना चाहिए, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम में आप देख रहे हो कहाँ पे जा रहा है, आप टाइट हो रहे हो, ठीक है। तो डबल इनकम भी है तो यार 2 लोगों का रिटायरमेंट कॉर्पस का फिर जोड़ना पड़ेगा ना, तो वो सारा कुछ भी है ना। तो ठीक है, वो एस्टिमेट लगा, ये जो एक्सेल शीट है ना, मैं ये ट्रेनिंग मटेरियल के साथ देख लूँगा, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, जैसे कि तो यहाँ पे हम जैसे कि कुछ भी हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको बोल दिया कि 2.5 लाख का है, 25 2.5 लाख हो गया, तो इस तरह से एस्टिमेट कर देता है वो, है ना, ठीक है, ये बढ़ा देता है ये, वो फिर ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो उस तरह से होता है, तो यहाँ पे पूरा एस्टिमेटेड है, जैसे कि आपको जैसे 5 लाख बढ़ा सेव कर पा रहे हैं ना, तो उस हिसाब से फिर वो 50,000 5 लाख, चलो, तो इस हिसाब से वो एस्टिमेट कर लेता है, देखो। तो ये फ्लेक्सिबल है, तो कोई भी किसी भी कितना भी सैलरी कर रहा हो तो वो फिट बैठता है, ये आगे और रो ऐड करके अपना इसको कस्टमाइज़ कर लिया अपने हिसाब से, है ना, ठीक है। तो एस्टिमेट सही से लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम आगे चलते हैं, तो इसीलिए इन्वेस्टिंग ज़रूरी हो जाती है भाई, है ना, नहीं तो फिर आप देखो कितना टाइट हो रहा है ना, ठीक है, ठीक है। तो हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि यार कंपनी जो है ना, वो पहली बात तो लिस्ट ही क्यों कराती है, तो आपने कभी सोचा इस बारे में कि कंपनी लिस्ट क्यों कराती है, कि जैसे जैसे मज़े के लिए, मौज मस्ती के लिए करा देते, आपने कभी सोचा इस बारे में, नहीं, है ना, क्या रीज़न हो सकती है, क्या कारण हो सकता है, तो अभी हम उसको कारण पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जो मिस्टर मूर्ति है ना, उसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अब आज की डेट पे उनकी जो नेटवर्थ है ना, नेटवर्थ, तो वो है करीबन $2 बिलियन, और रफली 15,000 करोड़, ठीक है। तो तो ये बात है, ठीक है। तो अभी हम कुछ टाइम पहले उनने एक उनका एक एक्स CEO उनने हायर किया था, मिस्टर सिक्का, विशाल सिक्का करके, विशाल सिक्का करके थोड़ा टाइम पहले 2015-16 के टाइम पे उन्होंने एक हायर किया होता, उनकी सैलरी पैकेज थी 50 करोड़ पर एनम, ठीक है। तो हम ये एस्टिमेट करने की कोशिश करें कि मिस्टर मूर्ति थे ना, वो अगर CEO होते, है ना, तो इतना पैकेज होता तो कितना टाइम लगता उनको इतना कमाने में, ठीक है। तो 14,000 करोड़ को 50 करोड़ से डिवाइड कर दीजिए तो ये करीबन 280 साल लगते हैं, हाँ दिख रहा है आपको, 280 साल लग रहा है। तो अगर मिस्टर मूर्ति अपने अपने ही कंपनी में CEO, एज ए CEO लगते, काम करते, तो इतना पैसा कमाने के लिए उनको कितना लगता, 280 साल, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि 100 साल दे ही जीता है इंसान, कहाँ से 280 साल दे देंगे। तो सैलरी से तो नहीं बन रही है, भले ही वो उनका ही कंपनी हो, वो कुछ नहीं, इतना तो नहीं बन रहा, सैलरी से तो नहीं बन रहा,
ठीक है। तो ये अभी तक का टॉप मोस्ट सैलरी है, तो इन्फोसिस ने जो दिया था विशाल सिक्का को, ठीक है। तो वैसा करने के बाद भी वो नहीं हो रहा, सैलरी तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मिस्टर मूर्ति का ही कंपनी है, तो डे वन से अगर सीईओ लगे हुए हैं तब भी इतने पैकेज पे, तो तब भी नहीं हो रहा है, वो 280 साल लग रहा है। तो कैसे हुआ ये, मतलब तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये सब हुआ कैसे, तो ये सब हुआ कैसे, ठीक है, वो जानने की कोशिश करते हैं। देखो ये इन्फोसिस ने क्या किया, ये तो देखो आपको पता होगा ना, इन्फोसिस से देखो किसी ने लगाया है 10,000 करीबन लगाया था किसी ने 93 में, तो 2011 आते आते 4 करोड़ बना दिया तुमने, ठीक है। तो इस वाले जो बंदा है ना, अगर किसी ने लगाया है तो इसको हम बोलेंगे अपना 10,000 गाई, 10,000 वाला बंदा बोलेंगे इसको। आगे से आगे और समझते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको 3,000 गुना बढ़ा किया है, 3,000 गुना रिटर्न दिया है ना। आप डिवाइड कर लीजिए 4 करोड़ को डिवाइड बाई 10,000, ठीक है। तो 3,000 गुना आता है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्फोसिस का एग्जांपल से समझेंगे क्या हो क्या रहा है ना, वो कैसे हुआ। मतलब जैसे इन्फोसिस के जो चेयरमैन है, तो मतलब सैलरी से तो इतना नहीं बन रहा, तो ये कैसे बना है, कैसे मैनेज किया, मतलब कैसे बना ये, है ना, कैसे, ठीक है, ठीक है। हम वो जानने की कोशिश करते हैं अभी, ठीक है। देखो जो हमारा जो 10,000 वाला जो बंदा है ना, तो पहले 10,000 बंदे को देखते हैं, फिर उसके बाद हम इन्फोसिस वाले पे आएंगे, ठीक है। 10,000 वाला जो बंदा है जिसने 93 में लगाया था ना 10,000, और वो 4 करोड़ बन गया 2011 आते होते, ठीक है, ठीक है। तो उसने इतना कमाया, जैसे 3,000 गुना कमा लिया ना पैसे, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कैसे, वो कटिंग है, तो ये तो फॉल्स नहीं हो सकता ना भाई, ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया का है और बाकी जगह भी है दुनिया, मतलब गूगल करो तो बहुत मिलेगा। तो कैसे हुआ, मतलब ये मतलब ये 10,000 का 4 करोड़ कैसे बन गया, ये कैसे हुआ, ये ना जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया 10,000 ना, 10,000 का 4 करोड़ कैसे बना, ठीक है। कौन काम किया, है ना, कौन काम किया इसके लिए, ये कोई मैजिक या लक है, ठीक है। तो वो तो कभी इन्फोसिस का ऑफिस भी नहीं गया एक बार भी, है ना, वो तो कभी नहीं, तो अपने जीवन में एक बार भी ऑफिस का मुंह तक नहीं देखा। तो फिर कैसे हुआ ये, बस ये पैसे लगा दिया और ये बन गया, है ना। अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई तो काम किया है भाई इस बंदे के लिए, क्योंकि इसने तो नहीं काम किया ना, ये तो पक्की बात है ना, ये इसने तो किया नहीं, एक बार भी ऑफिस भी नहीं गया, कुछ नहीं किया ना, इन्फोसिस में काम ही किया। तो किसने काम किया, सब कोई तो है जो इसने काम किया, है ना, हम उसको पता करते हैं कौन है। देखो भाई क्या हुआ ना, इतने सालों में 93 से लेकर 11 तक, तो मिस्टर मूर्ति थे और उनके 4 फाउंडर्स ना, मिस्टर शिबुलाल, मिस्टर नीलेकनी और मिस्टर गोपालन, कृष्ण गोपालन, वो सब मिलके दिन रात मेहनत किए और बहुत काम किए। और उनके मैनेजर जो है ना, वो टॉप मैनेजर, सब ने मेहनत की दिन रात, है ना, इधर उधर गए, प्रोजेक्ट लाए, ये किया वो किया। और उनके एम्प्लॉयज़ तो और महान है, सैटरडे संडेज को भी, वीकेंड में भी काम किए जाके, है ना, किस किस के काम किया, करेक्ट। आईटी में ऐसा ही होता है ना, सैटरडे संडे को भी जाना पड़ जाता है, ठीक है। तो इन लोगों ने काम किया, ठीक है। तो क्या हुआ, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, फलस्वरूप क्वार्टर रिजल्ट इन्फोसिस का बहुत अच्छा आया, ईयरली रिजल्ट अच्छा आया। तो आज 100 पे है, तो 120 पे पहुंच गया। मार्केट रिवॉर्ड करती है, राइट, आपको पता है ना, फिर 150, फिर 200, ऐसा करके रिवॉर्ड करते गई साल दर साल, तिमाही दर तिमाही। रिजल्ट अच्छा आता गया, मार्केट उसका रिवॉर्ड करता रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्ट करता रहा, रिजल्ट अच्छा है वो रिफ्लेक्ट करता, मार्केट उसको रिवॉर्ड की और वो प्राइस रिफ्लेक्ट करता रहा इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस पे, ठीक है। और आज हम यहाँ हैं, ठीक है। तो वही है कि, और उन लोगों ने इतना मेहनत कर करके दुनिया भरती में ऑफिस खोला, है ना, सैकड़ों 100 100 से अधिक देशों में, 50-100 देशों में, सब जगह ऑफिस खोला, सब ने मेहनत किया, राइट, किसके लिए, अपने इस 10,000 वाले बंदे के लिए। और ये 10,000 वाला बंदा कौन है, आप हो, इन्वेस्टर, समझ में आया,
ठीक है। तो इन्फोसिस को जो बनाया, जो आज हम जानते हैं, तो इन सब ने बहुत मेहनत की, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो ऐसा होता है, ये हो गया आपने, ये जो है ये 10,000 है, ठीक है। और ये बड़ा वाला हिस्सा तो प्रोमोटर का है ना, प्रोमोटर का है। इसी में मिस्टर मूर्ति और मिस्टर नारायण मूर्ति, नीलेकनी और शिबुलाल और क्रिस गोपालन इन सबका हिस्सा है, ठीक है। अभी क्या हुआ, इन्फोसिस यहाँ पे, ठीक है, 93 में सपोज, है ना। अभी क्या हुआ, समय के साथ बहुत मेहनत करेंगे तो ये कंपनी ग्रो करती है ना भाई, ऐसे करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इतना, तो ये हो गया जो है ना, ये वाला बंदा, ये 10,000 वाला जो बंदा है उसका हो गया ये इतना हिस्सा हो गया, ये हो गया ये 4 करोड़ का वर्थ, ठीक है। और देखो इनका भी तो साइज बढ़ा ना, बड़ा वाला जो केक का बड़ा वाला हिस्सा तो प्रोमोटर के पास था ना, तो ये वाला इतना सा था पहले, ये अब वो बड़ा हो गया, इतना हो गया ना, इतना यहाँ तक, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा, पाई वाला हिस्सा, ये अपना 10,000 वाला बंदा का है, ठीक है। तो उसका भी पाई साइज बढ़ा ना, ये देखो, तो यही है चक्कर, समझे। तो समय के साथ कंपनी भी बढ़ती है ना, ग्रो, तो ऐसा इन्फोसिस तो ग्रो की ना। तो आज की डेट पे सपोज ये 2011 पकड़ लो, तो ये 93 का कहानी था, ये 2011 का कहानी, तो ये बात हो गई। अब समझे, ये अब क्लियर हो रहा है ना, अब कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये बात है, ठीक है। अभी हम तो इसीलिए वो मिस्टर मूर्ति का जो है ना, वो सैलरी से ना बन के वो उनके स्टॉक्स जो शेयर थे ना, उनका वैल्यू बढ़ने से हुआ। तो इसीलिए कोई भी कंपनी अपना कंपनी लिस्ट कराती है, उनका एक ही लक्ष्य होता है, वेल्थ बनाना अपने लिए, themselves, अपने लिए और इन्वेस्टर के लिए, है ना। उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर। कभी भी बिजनेस मेल जब भी आएगा तो पहला सैल्यूटेशन हो गया, डियर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। जितना भी बिजनेस मेल सर्कुलेट होता है सब में पहला सैल्यूटेशन होता है, डियर स्टेक होल्डर्स, है ना, ठीक है। तो वो स्टेक होल्डर्स में खुद भी आ जाते हैं, तो इन्वेस्टर को बोल रहा है वो, ठीक है। अगर उनके दिल में थोड़ा सा दया आ जाती है तो कंपनी के लिए डियर एम्प्लॉयज करके आ जाता होगा, ये गिफ्ट दे रहे हैं होगा, ठीक है। लेकिन उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो स्टेक होल्डर को देते हैं। एम्प्लॉय का क्या है, उनको तो सैलरी मिल रहा है ना, उनका काम हो रहा है बस, लेकिन इम्पोर्टेंस वो स्टेक होल्डर को देते हैं, मतलब इन्वेस्टर को, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, ठीक है। इन्वेस्टर है मतलब आप उनके पार्टनर है, वो केक का साइज आपको जैसा एक केक बना होगा टेस्टी ना, वही टेस्ट उनको ज़्यादा मिलेगा, इन्वेस्टर को कम मिलेगा। इन्वेस्टर को उतना वो भी नहीं है, यार मेरे को नहीं चलाना कंपनी, आप लोग चलाओ, है ना, मैं आपके कंधे पे बैठ के मेला देखूंगा। तो ये इन्वेस्टर का एटीट्यूड होता है ना। तो और इतना सारा बड़ा केक खाना भी नहीं, ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, तो मेरे को जरा सा दे दीजिए, एक पाई काफ़ी है मेरे लिए। तो इन्वेस्टर उसमें खुश रहता है, तो इन्वेस्टर वर्क कर जाता है ना, इन्वेस्टर का एटीट्यूड वर्क कर जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पे डिफरेंस जो है ना इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर में, यहाँ पे एक देखे थे ना, हमने देखा था कि यहाँ पे, हाँ, तो बिजनेस और एंटरप्रेन्योर डिफरेंस क्या है कि देखो जो मिस्टर मूर्ति है ना, वो अभी उनको उम्र वापस लौटा दिया जाए तो वो दोबारा से इन्फोसिस नहीं खड़ा कर सकते आज की डेट पे, आज के सिनेरियो पे बहुत मुश्किल काम है, कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारा जो इन्वेस्टर का कैपेबिलिटी क्या है, हम एक स्टॉक पकड़े, ठीक है, हमने बालाजी पकड़ा, इन्वेस्टिंग यहाँ से पैसा निकाल के, जैसे बालाजी है, ठीक है, बालाजी है, तो हमने 66,000 का 27 लाख बना लिया। अब इसको हम 5-5 लाख करके अलग अलग जगह फिर से इन्वेस्ट कर देंगे, फिर से वो 10-10 गुना के लिए आगे भागेगा, राइट। हमको तो आता है ना क्या अच्छा स्टॉक पकड़ना, तो हम जितना चाहे उतना मल्टीप्लाई करते जाएंगे आगे। लेकिन मिस्टर मूर्ति है वो दोबारा से नहीं खड़ा कर सकते इनको, उनका हो गया बस, ठीक है, चाहे उनका उम्र लौटा दो फिर भी नहीं कर सकते क्योंकि सिनेरियो बदल गया। लेकिन हमारा एडवांटेज क्या है ऐसे इन्वेस्टर, हम ये कंपनी के बाद कुछ और भी पकड़ेंगे, हमने JBC भी पकड़ा, है ना, हम फिर क्या नाम है सैक्सॉफ्ट भी पकड़े, है ना, हर जगह से 5 गुना 10 गुना
10 गुना 7 गुना वो मल्टीप्लाई करते रहेंगे जितना हम चाहें, क्योंकि हमको हमको कला आती है ना, हम करते रहेंगे जीवन भर, हमारे लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि यार उम्र निकल गया, वो रिटायर हो गया ना, अब वो अपना इधर उधर एंजल इन्वेस्टर बन रहे हैं, वो भी आखिर इन्वेस्टिंग में ही आ रहा है ना, इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं इधर उधर, है ना। टाटा जी तो वहाँ स्नैपडील में लगाया था, कुछ ऐड आया था तो देखा, ठीक है। तो ये बात हो जाती है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना रह गया था, ठीक है, तो ये बोल दिया, ठीक है, ओके। तो ये बात है, तो अब अगले क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो बस तो ये यहाँ तक है, अगले क्लास में हम देखेंगे ये स्टॉक प्राइस क्यों मूव होता है, ठीक है।